हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निंग पॉइंट। माई सेल्फ मीनू। आज हम करेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का, जिसका ये थर्ड पार्ट है। फर्स्ट टू पार्ट्स में हमने क्या किया था? फर्स्ट टू पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन और नेशनलिज्म इन यूरोप में फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या रोल था, ये सब किया था। आज हम जानेंगे नेपोलियन के बारे में, नेपोलियन कोड के बारे में। आज के वीडियो के बाद आपको ये पता चलेगा कि नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप के नेशनलिज्म में नेपोलियन का क्या कंट्रीब्यूशन था, उसने कौन कौन से कोड रखे थे और कौन कौन सी उसने ट्रीटीज की थी। तो ये आज सारा ओवरव्यू हम पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इससे पहले प्लीज लाइक, सब्सक्राइब द चैनल and hit the bell icon also so that you can get the more videos। चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक के साथ, द नेपोलियन कोड। इससे पहले हम थोड़ा नेपोलियन के बारे में जान लेते हैं। तो जो नेपोलियन था वो कब आया था? फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुआ था, जिसने फ्रांस को रिपब्लिक बना दिया था। इससे पहले फ्रांस मोनार्की सिस्टम में चल रहा था, राजा महाराजा का राज होता था, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ये रिपब्लिक हो गया था। इसके बाद आया नेपोलियन। नेपोलियन आया 1799 में। उसने आकर क्या किया? पॉलिटिकल पावर को यूज करके उसने रिपब्लिक से फ्रांस को मोनार्की में कन्वर्ट कर दिया। ओके। इसके बाद 1804 में नेपोलियन ने कुछ कोड्स चलाए, जिसको सिविल कोड भी बोल सकते हैं, सिविल कोड या फिर नेपोलियन कोड। 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन हार गया था। नेपोलियन को बैटल ऑफ वाटरलू में किसने हराया था? शॉर्ट फॉर्म में आप याद कर सकते हैं, पराग मींस प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड ब्रिटेन ने हराया था। इसके बाद नेपोलियन ने हारने के बाद एक संधि की, ट्रीटी की, एक वीना ट्रीटी, जिसमें उसने पीसफुली काम करने का एक प्रण लिया। इसको पीस ट्रीटी भी बोलते हैं। इसके बाद यूरोप में बर्बन डायनेस्टी आई। तो हम बात कर रहे थे नेपोलियन कोड की। नेपोलियन एक ऐसा शासक था जिसने रिपब्लिक सिस्टम को हटाकर मोनार्की सिस्टम ला दिया था, लेकिन फिर भी वो एक अच्छा राजा माना गया था। वहां पर उसने बहुत सारे लोगों को बहुत सारा वहां पर कोऑपरेशन दिया था, जिससे लोग उसे पसंद करने लग गए थे। अब ये हैरानी वाली बात है कि रिपब्लिक से ज़्यादा मोनार्की सिस्टम कैसे अच्छा हो गया, कि उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था वो बहुत अच्छा था। वो लोगों को बहुत सारे प्रिविलेजेस देता था जिनको नहीं मिले हुए थे, गरीब लोगों को, जो कि उसके फेवर में हो गए थे। फिर तो समटाइम ऐसा हो सकता है कि रिपब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लोगों को करप्शन या कुछ और चीज़ों का सामना करना पड़े, जबकि मोनार्की के सिस्टम में लोगों को रिलैक्सेशंस मिले। तो बेटर कौन सा होगा? मोनार्की सिस्टम होगा। तो नेपोलियन के समय में मोनार्की सिस्टम जो अच्छा सिस्टम माना गया था, क्योंकि उस टाइम उसने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा अच्छे से चला कर रखा हुआ था। तो उसने कुछ कोड्स बनाए थे, जिसका हर बार एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। नेपोलियन कोड का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका क्वेश्चन आपको कैसे आ सकता है? लाइक नेपोलियन कोड आ सकता है ओनली द सिविल कोड, या फिर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन 1804, कि नेपोलियन ने कौन कौन से कोड चलाए थे, कौन कौन से रिफॉर्म्स की इंट्रोड्यूस किए थे 1804 में। तो इसके फर्स्ट पॉइंट में यहाँ दिया हुआ है हमें इक्वालिटी बिफोर लॉ। लॉ के सामने सब एक समान समझे जाते थे। इस नेपोलियन के शासन से पहले क्या था? किसी के लिए, किसान के लिए अलग लॉ था और राजा के लिए अलग था। लेकिन इसके आने के बाद जो लॉ सिस्टम में इंप्रूवमेंट हुआ तो वो इक्वालिटी थी। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है फ्यूडल सिस्टम एंड फ्री पीजेंट फ्रॉम सर्फडम एंड मैन्योरियल ड्यूज। तो फ्यूडल सिस्टम यहाँ पर समझ लेते हैं। फ्यूडल सिस्टम मीन्स अपनी पावर को डिवाइड करना। जैसे मान लो एक राजा है, राजा आगे सामंत रख ले, कोई अपनी पावर डिवाइड कर दे, उसको भी कुछ राइट्स दे दे कि वो ये वाला सिस्टम वो संभाल सकता है, तो वो हो गया फ्यूडल सिस्टम। उसके बाद सर्फडम, फ्रीड पीजेंट फ्रॉम सर्फडम। सर्फडम मीन्स कि सेवाओं से मुक्त कर दिया था, कि उसने कुछ नौकर रखे हुए थे सर्विस के लिए,
तो उनको भी मुक्त कर दिया था। और मेमोरियल ड्यूज मीन्स जो किसान थे, किसानों पर जो कर्जा था वो माफ कर दिया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है गिल्ड रिस्ट्रक्शन वर रिमूव्ड। गिल्ड रिस्ट्रक्शंस मीन्स कि ग्रुपिज्म खत्म कर दिया था। ग्रुपिज्म से क्या होता था उस समय के जो ट्रेडर्स थे उनको बहुत लॉस होता था। लोग जो ग्रुप बनाकर बार्गेनिंग वगैरह करते थे उस सिस्टम को उसने रिस्ट्रिक्शन कर दिया था बिल्कुल ही, कि गिल्ड सिस्टम होना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव। उसने ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और कम्युनिकेशन सिस्टम को और इम्प्रूव कर दिया था, जैसा कि वो चाहता था कि यूरोप में अब इकोनॉमिक सिस्टम जो है और भी स्ट्रॉन्ग हो जाए, लोग अच्छे से अपना जीवन जो है बिता सके। तो उसने ट्रेड्स को वहाँ पर इम्प्रूव करने के लिए ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के सिस्टम को और इम्प्रूव किया था। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजर्स। तो वेट एंड मेजर्स यहाँ पर क्या है कि उस समय क्या होता था कि एक क्लू ले लेते थे, कोई भी एक एस्टिमेट से कोई पत्थर ले लिया या कोई एक और चीज ले ली कि ये मतलब कि 500 ग्राम का है, ये 1 किलो का है, कोई भी चीज खरीदने आया तो वहां पर उन्होंने एस्टिमेट से उनको दे दिया। लेकिन वो चीज उन्होंने खत्म कर दिया था, क्योंकि इससे डिस्क्रिमिनेशन होता था। किसी को लगता था कि मेरे पास चीज ज्यादा आ गई, किसी को लगता था कि मेरे पास चीज कम आ गई, तो ये एक कन्फ्लिक्ट का रीजन बन जाता था। तो ये लड़ाई खत्म करने के लिए उसने स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजर्स कर दिया। नेक्स्ट है कॉमन नेशनल करेंसी। तो कॉमन नेशनल करेंसी में लोगों के लिए जो करेंसी थी वो भी सब इक्वल डिवाइडेशन करना स्टार्ट कर दिया। जो लोगों में भेदभाव किया जाता था वो सब खत्म कर दिया। तो ये थे नेपोलियन कोड, या फिर सिविल कोड बोल सकते हैं इसको, या फिर रिफॉर्म्स बोल सकते हैं, जो नेपोलियन ने चलाए थे 1804 में। तो इन सब का यूरोप के नेशनलिज्म में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। ये सब चीजें सब जब इन्वॉल्व हुई तो लोगों को और ज्यादा बढ़ावा मिला कि हम नेशनलिज्म के लिए, हम अपने हक के लिए कैसे लड़ सकते हैं। सो ये था लेसन 1 का 3rd पार्ट, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और स्टेप बाय स्टेप उसका जो इवेंट्स थे वो पढ़े और नेपोलियन कोड के बारे में पढ़ा। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।